हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म, वो थोड़ा पेपर अलग आया था। जब मैंने जितना पता किया मुझे लोगों ने बताया कि वो पेपर थोड़ा सा जितना अब तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं जो अब तक आते थे थोड़ा पैटर्न चेंज था। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ विचारों का इतिहास की 3 यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मैंने अभी इसमें सिर्फ 2 यूनिट का वीडियो है, ये यूनिट फर्स्ट और सेकेंड। इसके मैंने सारे MCQs लिए हैं और थोड़ा पैटर्न अपने क्वेश्चंस का भी चेंज किया है, जिससे कि आने वाले पेपर में आपका जो है इसमें कोई दिक्कत ना हो, जैसा कि आपको पिछले पेपर में हुआ था। तो मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया हुआ है। अपनी समझ में शायद अब मैंने यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के एक भी क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट थे वो नहीं छोड़े हैं, इसमें सब लिए हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के लगभग 170 MCQs हैं इस वीडियो में, और यूनिट थर्ड के मैं बाद में वीडियो अपलोड करूँगी। एक ही वीडियो अब आएगा इसका, फिर हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। एक ही और एक और लगभग 100-150 क्वेश्चन उसमें होंगे। यूनिट थर्ड की वो थोड़ी बड़ी है और इसमें भी लगभग आपके 170 क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब बात करते हैं आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस की। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, पहले आप उन शब्दों को समझ लें कि उसका क्या मतलब है। पिछली बार भी यूनिट फर्स्ट से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, तो मुझे लगा कि जैसा कि हिस्टोरिकल एप्लीकेशन में लोगों ने किया है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है और थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं, तो इस बार मैंने यूनिट फर्स्ट में बहुत फोकस किया हुआ है, जिससे आप ऐसा ना हो कि ये लोग यूनिट फर्स्ट से ज़्यादा क्वेश्चन दे दें। तो मैं आपको बताती हूँ। अब आप समझते हैं थोड़े टर्म को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उदारवाद और लोकतंत्र, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले इसकी थ्योरी समझिए, क्योंकि ये थ्योरी वाइज ही टॉपिक है, इसमें आपको कोई सन या नाम नहीं पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं। उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर जोर देती है। ये ऑप्शंस कैसे बनेगा कि उदारवाद क्या है, आपको 4 ऑप्शंस देगा डेफिनेशन के रूप में, आपको समझना होगा। तो आप यही थ्योरी समझिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर जोर देती है। ये व्यक्ति को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रहने और अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार देती है। यानी मतलब कि बिल्कुल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इंसान के पास कि वो कैसे ही मन हो वैसे जिए। उदारवाद भी आर्थिक स्वतंत्रता और सीमित सरकार का समर्थन करती है। यानी कि जो सरकार के अधिकार हो वो एक सीमित दायरे में हो, जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ना छीने, उस पर मतलब पाबंदियां ना इतनी ज़्यादा सरकार लगा दे कि व्यक्ति को ऐसे ही जीना है। ये सब मतलब सरकार के पास सीमित अधिकार होने चाहिए, ऐसा उदारवाद का मानना है। अब उदारवाद के जो क्वेश्चन हैं ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव उसमें आएंगे, लेकिन मैंने पर्टिकुलर लिख दिया है। उदारवाद का मूल विचार क्या है? उदारवाद का मूल विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षण। ये व्यक्तिगत पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर देता है। उदारवाद का संबंध किस विचारक से जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन आया भी था पिछली बार, जॉन लॉक से। उदारवाद में समानता का क्या मतलब है? उदारवाद में समानता का मतलब है सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो कानून के आगे सब बराबर है। ये नहीं कि कानून किसी के लिए बराबर है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए कुछ, सभी के लिए बराबर है, ऐसा उदारवाद का मानना है। उदारवाद और समाजवाद में क्या अंतर है? जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है और जो समाजवाद है वो सामाजिक समानता पर जोर देता है। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत आप याद कर लीजिए, आएगा आपके पेपर में आ सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार, सरकार की लिमिटेशन होनी चाहिए उसके जितने अधिकार हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र, कानून के समक्ष समानता और आपका आर्थिक स्वतंत्रता, ये उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब बात करते हैं उदारवाद और रूढ़िवाद में क्या अंतर है। उदारवाद में परिवर्तन और सुधार के लिए मतलब आप कर सकते हैं, इसलिए उदारवाद में आप परिवर्तन आसानी से हो सकता है, सुधारवाद भी। लेकिन रूढ़िवाद परंपरा और स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर देता है। जो रूढ़िवाद है वो परंपरा मतलब कि यहाँ से ये रूढ़िवाद परंपरा और स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर देता है। वो अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो परिवर्तन के खिलाफ है रूढ़िवाद। और उदारवाद परिवर्तन और सुधार के लिए हमेशा लचीला रहता है, वो कभी भी आप उस पर परिवर्तन सुधार करने के लिए वो एक्सेप्ट करता है कि हम कर सकते हैं। ये हो गया आपका उदारवाद। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते आपके उदारवाद में, मैंने पूरा अच्छे से थ्योरी कर दिया, आप समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक सरकार का रूप है जिसमें शासन करने का अधिकार जनता के पास होता है।
यानी कि जनता जो है अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। जैसे हम लोग के देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो जनता के पास होता है कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, उसी की पार्टी को वोट करती है, और किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो लोकतंत्र यही है कि जनता के पास प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है और लोकतंत्र में नागरिकों को भाषा, प्रेस, धर्म और सभा की स्वतंत्रता होती है। उदारवाद और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां उदारवाद जो है वो लोकतंत्र को स्थापित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदारवाद जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर जोर देता है, जो लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है और उदारवाद ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की शक्ति सीमित हो और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद और समाजवाद। राष्ट्रवाद और समाजवाद दोनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। इन दोनों में से राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, जो राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक विचारधारा है, और समाजवाद एक आर्थिक और सामाजिक विचारधारा। ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप अच्छे से देखिएगा इनको। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना पर आधारित है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना पर आधारित है। यह राष्ट्र के प्रति लॉयल्टी और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, उदाहरण जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रवाद के ये प्रतीक है। ये सब लक्ष्य क्या है राष्ट्रवाद का? राष्ट्रवाद का जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, कि वो राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता को मतलब बढ़ाना चाहती है। राष्ट्रवाद का ये उद्देश्य है। अब बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके समाजवाद की। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है जो संपत्ति के समान वितरण और श्रमिकों के अधिकारों पर जोर देती है। मतलब कि आप एक तरह समझ सकते हैं कि जो समाजवाद है वो मेन तौर पे जो हमारे श्रमिक होते हैं उनके अधिकारों पर जोर देती है। समाजवाद का मानना है कि जो हमारे मतलब अमीर वर्ग है वो श्रमिकों का शोषण करता है, ऐसा समाजवाद का मानना है। इसलिए वो एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है। अब फॉर एग्जांपल सामाजिक जो व्यवस्था है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पे फोकस करती है, सार्वजनिक शिक्षा पे और सामाजिक सुरक्षा समाजवाद के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जो स्वास्थ्य सेवा हो वो सार्वजनिक हो, सार्वजनिक शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, ये समाजवाद के कुछ उदाहरण हैं। लक्ष्य क्या है? समाजवाद का लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। अब राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ मामलों में राष्ट्रवाद और समाजवाद एक दूसरे के पूरक होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समाजवादी जो आंदोलन है वो राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने देश के लोगों को एकजुट किया जा सके। समाजवादी आंदोलन जो होते हैं वो राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमारे देश के लिए आंदोलन है, इससे देश को वो होगा, ताकि वो लोगों को एकजुट कर सकें। लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच एक तनाव भी रहता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वो समाजवाद का विरोध करते हैं क्योंकि वो इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते हैं। जैसे कि समाजवाद से ये मतलब हुआ कि समाजवाद में हर एक जो वर्ग है, जैसे कि जो स्ट्रांग है, अमीर वर्ग है, वो अपना एक अलग समाज बना लेता है। जो गरीब है, श्रमिक है, उसका एक अलग हो जाता है। तो अमीर अपने एक अलग अमीरों के वो होते हैं कि ये मेरा है, और जो श्रमिक है उनका एक अलग वो होता है। तो इससे लोगों के बीच में एकता में कमी आती है। श्रमिक जो वर्ग है वो अमीर और श्रमिकों के बीच में एक बहुत गहरी खाई हो जाती है उनके विचारों में, उनके उठक बैठक में। वो अपने आप को, श्रमिक वर्ग अपने आप को हीन समझने लगता है। इसलिए जो राष्ट्रवादी हैं वो समाजवाद को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानते हैं। ये मैंने आपको बहुत अपनी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है, इसलिए आप अच्छे से समझ सके होंगे, मुझे उम्मीद है। हम बात करते हैं आपकी सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको वर्ड दिख रहे हैं इनका मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से, और ऐसे थ्योरी वाइज आते हैं, इसलिए आपको थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने धार्मिक या जाति समुदाय के प्रति वफादारी है। इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाह रही, लेकिन आपको सिर्फ समझा रही हूँ। जैसे कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सिर्फ एक अपना अलग समुदाय बना लेते हैं कि ये ब्राह्मण समुदाय है, और जो फिर अदर कास्ट के हैं वो अपना एक अलग समुदाय बना लेते हैं कि मेरा अलग समुदाय है, तो वो पर्टिकुलर अपने जाति समुदाय के प्रति वफादार हो जाता है। इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, जिसके कारण अक्सर विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और संघर्ष पैदा होता है। जैसे हम लोग के देश की बहुत बड़ी समस्या है कि आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम का ही बहुत बड़ा संघर्ष चलता रहता है हम लोग के यहाँ। तो इसी सबको सांप्रदायिकता के उसमें आप ले सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, सामुदायिक हितों और पहचान को बढ़ावा देना। इसमें मतलब जो सांप्रदायिकता होती है इसमें जो पर्टिकुलर वर्ग होता है वो चाहता है सिर्फ मेरे वर्ग के लोगों का ही बढ़ावा हो, उन्हीं का हित हो। अन्य समुदायों का लोग यहाँ विरोध करते हैं, और संघर्ष और हिंसा की संभावना इसमें होती है। राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक या जातीय मतभेदों का शोषण किया जाता है। बहुत सारे नेता हैं कि वो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, मतलब मैं इसे आपको समझाना चाह रही हूँ। इसीलिए राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक और जाति मतभेदों का शोषण किया जाता है। भारत में इसके क्या एग्जाम्पल, जैसे धार्मिक दंगे हो गए, राजनेता वोट मांगने के लिए धार्मिक पहचान का उपयोग करते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव, धार्मिक पहचान के आधार पर अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग। ये आपको सभी सारे जो एग्जाम्पल हैं आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि सांप्रदायिकता क्या है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म को अलग करने का एक सिद्धांत है। मतलब कि ये हुआ कि कोई राज्य, कोई देश, सब उसके लिए सब धर्म एक समान है। ये नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देना चाहता है, उसी की सुरक्षा करे, उसी के लोगों की मांगों को पूरा करे। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जो सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवहार, सभी की सुरक्षा करे, सभी को लाभ पहुंचाए, वही धर्मनिरपेक्षता है। जो देखिए लिखा भी है, जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रमुख सिद्धांत अब हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखे हुए हैं प्रमुख सिद्धांत। राज्य को किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हो, चाहे वो कुछ भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो उनका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी होनी चाहिए, यानी कि जिसका जो मन हो वो धर्म अपना सकता है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय होना चाहिए, ना कि राजनीतिक सत्ता या भेदभाव का आधार। ओके दोस्तों, मतलब कि हमारा जिस जो मन होगा हम उस धर्म को अपनाएंगे और उस भगवान की पूजा करेंगे। सभी को स्वतंत्रता होती है, जो धर्मनिरपेक्षता होता है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता में सभी को स्वतंत्रता होती है। भारत में क्या इसमें एग्जाम्पल है? भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये बहुत ही एक अच्छा भारत के विषय में है कि वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को वो बराबर मानता है। राज्य किसी भी धर्म के विरुद्ध भेदभाव नहीं करता है। भारत में कोई भी राज्य हो वो सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान में निहित है। हम लोग के संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता को शब्द को समाहित किया गया है, उसके लिए बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए हैं। ये थे आपके थ्योरी, मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है दोस्तों। आप एक दो बार इसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब दोस्तों इसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी भी रात में आपके पास समय है, आप 2-3 बार इसको देखिएगा। ये एक भी क्वेश्चंस कठिन नहीं है, आपको लेकर बहुत बड़ा वीडियो जा रहा है। ये क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते हैं, बस कभी कभी ऐसा होता है हम एग्जाम में जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हमको सारे जितने भी विकल्प होते हैं हमारे सामने सब लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। ये वीडियो आपको सिर्फ ये समझने में मदद करेगा कि कौन सा आंसर आप पेपर में उठाएं। आपको पता सब होगा, सिर्फ आपके डाउट को क्लियर करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 170 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, इजी है क्योंकि। अब आप देखिएगा, जैसे कि समाजवाद के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जॉन लॉक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, नहीं, इसके पहले समाजवाद के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक है जॉन लॉक। ये थोड़ा फैक्ट है, ये भी आ जाता है, आप इनको पढ़ लें कि आधुनिक अर्थशास्त्र या राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो आप देख लीजिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जनक कहते हैं। डेविड रिकॉर्डो को थ्योरी ऑन वेज एंड प्रॉफिट एंड लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये इनकी थ्योरीज है, इनके लिए जाना जाता है। ये आपकी एक है, आप ये पढ़ लीजिएगा।
अल्फ्रेड मार्शल आधुनिक अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में इनको जानते हैं। सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ और आधुनिक अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धर्मों के प्रभाव में कमी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं धर्म निरपेक्षता। जब किसी पर्टिकुलर एक धर्म का प्रभाव कम हो, सभी धर्मों की, वहाँ पे इस क्वेश्चन का पूछने का ये मतलब था कि जितने भी धर्म है उनका प्रभाव कम हो, यानी कि सभी धर्म एक समान हो। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे? धर्म निरपेक्षता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवादी विचारधारा का संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, आप पेपर देखिएगा जो मैंने सॉल्व कराया है। ऑप्शन ए, ऑगस्टे कॉम्टे। दोस्तों ये वीडियो, एक वीडियो और आएगा उसको, और जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कराया है, ये तीनों आप पढ़ के जाएंगे, कम से कम 2-3 बार देख के जाएंगे, क्योंकि पेपर आपका परसों है। ठीक है। अगस्त कॉम्टे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत दिया था, जो केवल अनुभवजन्य और वैज्ञानिक अवलोकन पर आधारित ज्ञान को स्वीकार करता है। नेक्स्ट, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, जॉन लॉक। नेक्स्ट, ये थोड़े फैक्ट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर में। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक दो सरकार पर निबंध में, ये इंग्लिश में भी नाम पढ़ लीजिएगा, कभी कभी इंग्लिश में लिख के आ जाता है, में सरकार और व्यक्ति के बीच संबंधों पर विचार व्यक्त किए थे, जो कि आधुनिक उदारवाद के मूल सिद्धांतों में से एक हैं। ये पुस्तक का मतलब, इनकी बुक का नेम पढ़ लीजिएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद और साम्यवाद का जनक माना जाता है। पेपर में आपके कैसे आ सकता है कि समाजवाद और साम्यवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को। उदारवाद के जो बिल्कुल विपरीत है, यानी समाजवाद और साम्यवाद उदारवाद के बिल्कुल विपरीत होता है। उदारवाद का अलग सिद्धांत है और उसके अपोजिट में जो सिद्धांत है वो समाजवाद के हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। माइकल एंजेलो एक पुनर्जागरण कलाकार थे जिन्हें कला और मूर्ति कला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी, और साम्यवादी का मानना है कि जो हमारा निचला वर्ग होता है वो संघर्ष करता है, इसलिए उनका मानना है, इसलिए वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? मार्क्सवाद, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसका विचार है कि उन्नत औद्योगिक समाजों में व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं? ऑप्शन बी, मार्क्स। पढ़ लीजिएगा ये। उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत हैं व्यवहारवाद। ऑप्शन सी, उपयोगिता और परिवर्तन आपके व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है। दोस्तों आप ये देखिएगा, मैंने हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज लिए। यूनिट फर्स्ट में व्यवहारवाद, उदारवाद, जितने भी टॉपिक हैं उन सब का मैंने यहाँ एमसीक्यूज आपका कवर किया हुआ है। यथार्थवाद के जनक कौन है? यथार्थवाद के आपके अरस्तु। व्यवहारवाद अलग है, यथार्थवाद अलग है, ये मैंने सिर्फ फैक्ट के लिए यहाँ पे लिख दिया। यथार्थवाद की जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट, व्यवहारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शन बी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये व्यवहारवाद के संबंध में सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करेगा? मैंने आपको बताया था ना कि अमीर और श्रमिकों, गरीबों का जो पूंजीवादी है और जो निम्नवादी लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट बताया था साम्यवादी में, समाजवादी में, वही ये है। मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा? ऑप्शन बी, सर्वहारा वर्ग। नेक्स्ट, मार्क्सवादियों का मानना है कि शिक्षा सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, शिक्षा को पूर्ण रोजगार सृजित करना चाहिए। दोनों ही सही है आपके। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, वर्ग जो समाज में प्रबल भौतिक शक्ति होता है वही उस समय समाज का प्रबल बौद्धिक शक्ति होता है। वे विचारकों के रूप में शासन करते हैं जिन पर विचारों के उत्पाद के रूप में ध्यान दिया जाता है। उपरोक्त समझ किसके साथ संबंध की जाती है? मतलब कि ये सिद्धांत है वो किसका है?
ये है शिक्षा का मार्क्सवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन के साधन के रूप में मानता है? ऑप्शन डी मार्क्सवाद जो है वो दर्शन शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन के साधन के रूप में मानता है। नेक्स्ट आपका कार्ल मार्क्स एक है, मैंने आपको बताया था समाजवादी। ऑप्शन जो आपका बी है वो इज द राइट आंसर, केवल सेकेंड समाजवादी। किसके अनुसार साम्यवादी समाज मानव इतिहास के अंतिम पड़ाव पर होगा? किसके अनुसार साम्यवादी समाज? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विचारधारा समाज में समानता, न्याय और सहयोग पर जोर देती है? कौन सी राजनीतिक विचारधारा समाज में समानता, न्याय और सहयोग पर जोर देती है? समाजवाद, जो कि कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स इसके जनक थे। नेक्स्ट, राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों को समझना। नेक्स्ट, राजनीतिक विचारधारा के एक उदाहरण के रूप में उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? उदारवाद मैंने आपको बताया था, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकार के जो सीमित चाहते हैं उसके पास सीमित अधिकार हो। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकार। नेक्स्ट, संरक्षणवाद में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सरकार की भूमिका कैसे होनी चाहिए? सीमित भूमिका और निजी क्षेत्र को बढ़ावा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विचारधारा समाज में वर्ग, संघर्ष और क्रांति पर जोर देती है? ऑप्शन सी साम्यवाद। नेक्स्ट, न्याय मूलतः संतुलन पर आधारित है। ऑप्शन ए सामाजिक भलाई के साथ व्यक्तिगत हित। न्याय मूलतः संतुलन पर आधारित है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने कहा है उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मानवाधिकार और व्यक्तिगत मानव सुख के आदर्शों के साथ शुरू और समाप्त होता है? ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता के महायाजक प्रधानाचार्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रूसो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा बिल्कुल राइट है आपका? फांसीवाद बिल्कुल सही है, फांसीवाद ऋतिक भी था। और ए, बी और आपका देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ ये करके। नाजीवाद जो है वो जर्मनी की विचारधारा थी और गिल्ड समाजवाद जो थी विचारधारा थी वो इंग्लैंड की थी, ठीक है। और एक विचारधारा और बहुत आती है एग्जाम में, फैबियनवाद विचारधारा ब्रिटेन से आई थी। दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। याद रखिए जर्मनी में लास्ट में ना आता है तो नाजीवाद, ऐसे अगर आप याद करेंगे जर्मनी ना से खत्म हुआ तो आपका नाजीवाद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? क्या? ऑप्शन सी भाषा वैज्ञानिक दर्शन। नेक्स्ट, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है। इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो कल का पेपर था आपका हिस्टोरिकल एप्लीकेशन, थोड़ा मुझे कमेंट आया कि मैम थोड़ी उसमें दिक्कत हुई है, इसलिए मैंने आज के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है थोड़ा सा वर्ड हिस्ट्री उठाई है और उससे मैंने जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी जो कि यूनिट फर्स्ट आपके सिलेबस की है, मैंने उसको पूरा अच्छे सिलेबस को देखा और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने हर एक, यानी कि इसमें जो उदारवाद जैसे दिया हुआ है मैंने हर एक टॉपिक के आपको यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने टॉपिक दिए हैं सब के खूब MCQs लाई हूँ, जिससे आपका पेपर नेक्स्ट पेपर बहुत अच्छा हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मैक्स वेबर। अब बात करते लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन डी लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से समाजवाद लाने के लिए। किसने कहा था राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं? किसने कहा था ये? ऑप्शन बी एडमंड ने। धर्म और राज्य के बीच संबंधों में धर्मनिरपेक्षता की मुख्य मान्यता क्या है? धर्म और राज्य का अलगाव, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने उठाया है। आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बहुत थ्योरी ज़रूरी होती है। अब थोड़े फैक्ट पढ़ लीजिए कि है क्या।
इसका मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रही हूँ। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अंतर धार्मिक समानता है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा कहीं। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पिछले साल ये आया भी था। कौन सा संशोधन? 42वां 1976 द्वारा। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। सांप्रदायिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? आप सारे कथन पढ़ लेंगे। ये 5वां नहीं होगा, यहाँ गलत है, सिर्फ 4 ऑप्शन है। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी समुदाय संबंधित कुछ। सांप्रदायिकता धर्म से संबंधित है, राजनीति से नहीं। एक धर्मनिष्ठ विश्वासवासी सांप्रदायिक हो भी सकता है और नहीं भी। सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप बड़े और विविध समूहों की पहचान एकक और सजाति के रूप में होती है। आपके सामने ये आपको सब दिए हुए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। दोस्तों ये थोड़े ऐसे होगा, यहाँ पे ये आपका ए होगा विकल्प, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है दोस्तों, बाकी वो सही है। इसका जो राइट आंसर है उसका मतलब ये हुआ आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। यहाँ पे आपका 3 आएगा। आंसर 3 इज द राइट आंसर। ए सी डी। ए आपका सही है, सी। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी समुदाय से संबंधित कुछ। मैंने आपको बताया ना पर्टिकुलर इसमें एक समुदाय और लोग चाहते हैं मेरे ही समुदाय का इसमें विकास हो, उसी के हित के लिए सोचते हैं। एक धर्मनिष्ठ विश्वासी सांप्रदायिक हो भी सकता है और नहीं भी। सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप बड़े और विविध समूहों की पहचान एकक और सजाति के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, ए और सी डी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो आपका बी वाला सही नहीं है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता के साथ हाथ मिलाती है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बाकी आपके सही है, बाकी आपके ये भी सही है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में धार्मिक और राजनीतिक अधिकार का पृथक्करण है, बिल्कुल सही। धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्र सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एकदम सही है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता, बिल्कुल सही। इसलिए कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन बी, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता के साथ कभी हाथ नहीं मिलाता है ये इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता के साथ हाथ मिलाता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, भारत में सांप्रदायिकता को अधिकतर किससे जोड़ा जाता है? धर्म से, ए। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। मैंने आपको ऊपर थ्योरी में समझाया था। समाजवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये समाजवाद का अपने देश के प्रति प्रेम भी, एकता की भावना भी समाजवाद का है। संपत्ति का समान वितरण हो, श्रमिकों के अधिकार, उपरोक्त सभी। मैंने आपको बताया था। समाजवाद और राष्ट्रवाद मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, क्या रिलेशन है, उसी से ये संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद का प्रतीक है? राष्ट्रध्वज, एकदम सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नहीं है, श्रमिकों के अधिकार भी नहीं है। राष्ट्रवाद का सिर्फ एक ही प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज, मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का प्रतीक है? कौन सा है? राष्ट्रवाद तो आप, राष्ट्रीय ध्वज तो आपका राष्ट्र, जो ऑप्शन नहीं है आपका राष्ट्रीय ध्वज, ये तो आपका राष्ट्रवाद का हुआ एग्जाम्पल, प्रतीक। समाजवाद का प्रतीक क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और श्रमिकों के अधिकार। इसलिए आपका जो ऑप्शन इसमें होगा वो बी सी दोनों होगा। ठीक है, वो आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया, इन्हें एक ई ऑप्शन और यहाँ पे टाइप होगा, बी व सी दोनों। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ई होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद और समाजवाद के बीच क्या संबंध है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही बात है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें भी आपका आंसर ए और बी होगा। इसमें भी मैं यहाँ पे ई होगा, जिसका होगा ए व बी दोनों। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, ए व बी दोनों। वे एक दूसरे के पूरक भी हैं, वे एक दूसरे के विरोधी भी हैं। नेक्स्ट, थोड़ा ये ऑप्शन मैंने देना में टाइपिंग में गलती हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ए और बी दोनों होगा।
मैंने आपको ऊपर जब रिलेशन बताया था राष्ट्रवाद और समाजवाद का, उसमें स्पष्ट मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के पूरक भी हैं और विरोधी भी। ना आपको याद हो तभी ऊपर जाके आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, एकदम सही। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, इसलिए आपका कथन ए तो एकदम सही है, कथन बी आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका होगा ए। ये आपका सही है, ए सत्य किंतु बी असत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सांप्रदायिकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, यहाँ पे गा होगा, का खा ग। किसी विशेष धर्म का समर्थन करता। मैंने आपको बताया ना सांप्रदायिकता में क्या होता है, जैसे कि कोई हिंदू सिर्फ लोग में भावना लोग फैला रहे हैं नेता कि हिंदुओं में सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दोनों बहुत अच्छे से एक साथ में रहते हैं और यही आपके देश का बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी धर्म भारत में बहुत ही अच्छे से एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी सांप्रदायिकता की विशेषता है? ऑप्शन सी, किसी विशेष धर्म का समर्थन करना। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितना भी समझाती हूँ अपने लेवल से समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी भी बात का आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी बात का किसी को भी कोई बुरा लगे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए जिन शब्दों का उपयोग कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट, राज्य के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? आपका खा होगा। क्या अर्थ है? एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ हो। धर्मनिरपेक्षता क्या मतलब है? कि कोई भी देश व राज्य जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। खा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के छह आयामों की व्याख्या की है? ऑप्शन सी, टीके उमन। नेक्स्ट, इनमें से कौन, ये आप दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है? कौन? बी, एसपी नगेंद्र नहीं है सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित। बाकी विपिन चंद भी है, ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट, राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। डैश, राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। ऑप्शन बी, सांप्रदायिक राजनीति। नेक्स्ट, राजनीति सिद्धांत में आधिपत्य शब्द मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन बी, एक समूह का दूसरे समूह पर नेतृत्व, यानी कि आधिपत्य हम लोग क्या करते हैं, उसका उस पर आधिपत्य, यानी कि एक व्यक्ति या एक संस्था का किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पे प्रभाव होना, उसको अपने अधिकार में लेना, तभी हम लोग आधिपत्य शब्द का यूज करते हैं। एक समूह का दूसरे समूह पर नेतृत्व या प्रभुत्व। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? किसने? ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने राजनीतिक संस्था को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया? दोस्तों, ये आप देखिएगा, आपके जो यूनिट फर्स्ट है उसमें मेन आपके ये वर्ड यूज किए गए हैं, शायद सेकेंड टॉपिक में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सेकंड आपको दी गई है, इनको आपको मिलाना है। लोकतंत्र, एकतंत्र, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, ये थोड़ी सी डिफिनेशन दी गई है शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको समझिए क्या है। पूर्ण शक्ति के साथ एक अकेले व्यक्ति द्वारा शासन, इसको क्या कह सकते हैं? विशिष्ट व्यक्तियों या परिवारों के एक छोटे समूह द्वारा शासन। निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा शासन, इसका क्या मैंने आपको बताया था कि जनता लोगों को चुनती है, तो आप समझ सकते हैं। ये तो तय हो गया कि जो आपका ऑप्शन ए है उसका आपका ये थर्ड होगा, ए का। जनता द्वारा शासन किया जाता है, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को चुनती है, जैसे हम लोग के देश में होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का, ये वही मतलब हुआ। किसी धार्मिक प्राधिकार या सिद्धांत द्वारा शासन, ये आपका हो गया जाके फोर्थ, डी, धर्मतंत्र। अब बताइए एक तंत्र क्या हुआ? यह आपका हो गया फर्स्ट। एक तंत्र की सिर्फ एक व्यक्ति का शासन हो, पूर्ण शक्ति के साथ एक अकेले व्यक्ति का। और कुलीन तंत्र क्या हो गया? एक छोटे परिवार समूह द्वारा या एक विशिष्ट व्यक्तियों के समूह द्वारा
पर्टिकुलर शासन। तो अब आप देखिए कि ए का जो है वो थर्ड होगा, ए का थर्ड कहाँ पे है ए, और फिर बी का आपका हो गया फर्स्ट। अब आप देखें 2 ऑप्शन हो गए इसके बाद, फिर आपका सी का हो गया सेकंड। हाँ, सिर्फ आपका एक ही आंसर निकल के आ रहा है, वो है सेकंड। ऐसे आप मिलाएंगे आपको याद भी रहेगा, सेकंड आपका राइट आंसर। अब देखते हैं कौन सा, हाँ सेकंड आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी संसद है ना, यहाँ पे हम लोग कहते हैं संसद है अपने यहाँ, संसद भवन है, तो ये एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना। वोट बैंक शब्द किसने दिया है? M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी स्वतंत्रता का भी आता है, समानता भी आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा। धर्मनिरपेक्ष शब्द मैंने आपको ऊपर बताया था संविधान में जोड़ा गया, कब जोड़ा, किससे जोड़ा गया? यही 42वें संशोधन 1976। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय जिम्मेदार होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? विदेश में अपनी संपत्ति बेचना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य आपके ए है, बी है, सी है, लेकिन आपका डी नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को किसने लागू किया? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणाओं को किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए सोवियत संघ यानी कि रूस। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गणतंत्र कैसा होता है? ऑप्शन ए राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र यानी लोगों के द्वारा वो चलाया जाता है, ऐसा ना हो कि जैसे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति राजा हो, फिर उसका लड़का बने, फिर उसका लड़का, या उसी के वंश का कोई बने, वो गणतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र कैसा होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष जो हो या राजा हो वंशानुगत रूप से ना हो। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है। यहाँ हम लोग के बहुत सारे तत्व ऐसे हैं, मौलिक कर्तव्य और भी बहुत सारे हैं जो हम लोग ने दूसरे देशों के संविधान से समझ के लिए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन सी संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, निम्न में से वे 2 शब्द जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है, मैंने आपको बताया था 1976 में जो किया गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो ऑप्शन ए आपका होगा, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी था, आप देखिएगा जो मैंने पेपर सॉल्व कराया, वो पेपर भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, उसके भी 100 क्वेश्चन आप बिल्कुल रट के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है दोस्तों? आंसर बी, यानी कि हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होती है। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसका समर्थन करता है? ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसलिए भारतीय राज्य किसका समर्थन करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारतीय। हम लोग का देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है। वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों को सम्मान करता है, सभी को बराबर स्वतंत्रता उसने दी हुई है। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है, वो किसी भी राज्य को कोई भी महत्व नहीं देता, और सभी धर्म को प्रॉपर महत्व देता है, पर्टिकुलर किसी एक धर्म को वो महत्व या उसको विशेष नहीं बनाई है। उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है कि वो जैसे हम लोग का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पशु है, तो ऐसा कोई हम लोग का राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्म हम लोग के राष्ट्रीय धर्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत है एक, क्या? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। बाकी समाजवादी भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्षता शब्द भी है। ये तीनों शब्द हैं, बस लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का 3 स्तरीय तंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? विधान परिषद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता है? न्यूनतम राज्य में आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट, नौकरशाह परिवर्तन का विरोध करते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? नौकरशाह परिवर्तन का विरोध करते हैं और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? ऑप्शन डी, रॉबर्ट के मर्टन 1957 में। आप ये देख सकते हैं, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों के 3 प्रमुख चरणों में नागरिकता के विकास का पता लगाया? किसने लगाया था दोस्तों? T.H. मार्शल। नेक्स्ट, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के उपयोग को के रूप में जाना जाता है? किसके? जो निजी लाभ के लिए, अपने पर्टिकुलर लाभ के लिए सार्वजनिक पद का उपयोग करता है। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको सार्वजनिक सबका लाभ करना है, लेकिन वो उस पद का वो अधिकारी है किसी पर्टिकुलर पद का, और वो जो उसको पद दिया गया है उसका ये काम है कि वो सबका हित करे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ खुद का हित कर रहा है। ये इसको किस रूप में हम लोग देखते हैं? भ्रष्टाचार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उदारवाद क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर जोर देने वाला एक राजनीतिक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र में उदारवाद की क्या भूमिका है? लोकतंत्र में उदारवाद की क्या भूमिका है? मैंने आपको ऊपर रिलेशन बताया था, क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकार की शक्ति को सीमित करना उदारवाद का काम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उदारवाद और लोकतंत्र के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन सी, उदारवाद लोकतंत्र का समर्थन करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किसने कहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा है? किसने कहा है? ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक सरकार की निरंकुश शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। बहुमत का शासन, बिल्कुल, और स्वतंत्र प्रेस। जैसे कि बहुमत का शासन का मतलब वो ऐसे अपने यहाँ जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं, जैसे कि अगर बहुमत का मतलब ये होता है कि जिसके पास आधे से 1 सीट ज़्यादा। जैसे किसी भी राज्य में अगर 200 सीटें हैं विधायक की, तो जिसके पास 101 सीट होती है वही जीतता है। एक ज़्यादा सीट होनी चाहिए। बहुमत का शासन का मतलब ये होता है, वही वहाँ का राजा बनता है, वही वहाँ का CM बनता है, और वही पार्टी का PM बनता है जिसकी 1 सीट ज़्यादा हो, आधे से 1 सीट ज़्यादा हो। नेक्स्ट, उदारवादी लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? आप ये अच्छे से देख लीजिए। राजनीतिक सत्ता के लिए स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाले एक से अधिक राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यालय किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। ये भी आपका उदारवादी लोकतंत्र का है विशेषता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आवधिक चुनाव, आश्रित न्यायपालिका। हम लोग आंसर देखते हैं आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने आपको बताया सेकंड है, थर्ड है और फर्स्ट। राजनीतिक सत्ता के लिए स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाले एक से अधिक राजनीतिक दल। हाँ, ये भी सही है। ए तो आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकतंत्र आने से पहले नेपाल का अंतिम राजा कौन था? जब लोग नेपाल में पहले राजा वाला सिस्टम होता था, फिर वहाँ पे पर्टिकुलर चुनाव होने लगे, तो उसके पहले नेपाल का अंतिम राजा कौन था जब लोकतंत्र वहाँ आया था? राजा ज्ञानेंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोकतंत्र के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? लोकतंत्र को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के आकलन के संबंध में कौन सा विषम शब्द है? कौन सा? बहुमत का नियम। ठीक है दोस्तों, बहुमत का नियम विषम है। लोकतंत्रों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दोस्तों मैंने जितने क्वेश्चंस लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने
बुक्स उठाई हैं उसमें बहुत ये हाईलाइटेड टॉपिक है, मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ दिए और पूरी संभावना है कि आपका पेपर कल का परसों का बहुत अच्छा हो, जो आपका हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ है। मैंने पूरी कोशिश करी है, लेकिन कहीं भी आपको कोई डाउट हो या कोई गलती लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अपनी गलती मानती हूँ, हो सकती है टाइपिंग में, मुझे समझने में, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार लूँगी। और वैसे गलती मैंने करी नहीं, मैंने बहुत, समझ लीजिए कल से मैंने आज तक पूरा देख के नोट डाउन करने के बाद ही मैं टाइपिंग करती हूँ, एक एक आंसर नोट करने के बाद करती हूँ, लेकिन हो सकती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे सुधार लूँगी और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में कि राइट क्या होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है। किस प्रकार का लोकतंत्र देता है, ये पांचवा नहीं होगा, सिर्फ 4 ही ऑप्शन होंगे, केवल एक। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है। सत्तावादी लोकतंत्र नहीं देता, सामाजिक लोकतंत्र भी नहीं देता, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र देता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी गुणवत्ता में सुधार करता है। किसके अतिरिक्त, इच्छाएं और अपेक्षाएं। लोकतंत्र की ये विशेषता नहीं होती, इस गुणवत्ता में सुधार नहीं करता वो। ए में करता है, बी में भी करता है, सी में भी, डी में भी करता है, बस किस में नहीं करता, ऑप्शन सी, इच्छा और अपेक्षा। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। नहीं करता, इच्छाएं और अपेक्षाएं, इसकी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं करता। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष हुई, 1950। नेक्स्ट, कक्षा में लोकतंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे किस रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में, एक सुनिश्चित विचार या प्रणाली के रूप में, एक आदर्श सरकार के रूप में, एक जन्मजात अधिकार के रूप में। किसे, हम जो लोकतंत्र है एक परिवर्तनशील और विकासशील, यानी कि लोकतंत्र का मतलब, परिवर्तनशील का मतलब ये हुआ कि जब लोग एक नेता से असंतुष्ट हो जाते हैं तो वो दूसरे नेता को भी चुन लेते हैं, इसीलिए लोकतंत्र जो है वो एक परिवर्तनशील और विकासशील विचारधारा है। नेक्स्ट, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है, केवल बी। नेक्स्ट, किसने लोकतंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन स्थापित के रूप में, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, अब्राहम लिंकन ने कहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है। कौन सी है, ऑप्शन बी, एकतंत्र और आपका, सॉरी दोस्तों, समानता। लोकतंत्र की क्या विशेषता है, समानता और स्वायत्तता, एक तंत्र नहीं है। लोकतंत्र की क्या संकल्पना का हिस्सा है, समानता और स्वायत्तता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में नागरिकों की प्रत्यक्ष मध्यस्थता और निरंतर भागीदारी पर आधारित होती है। मतलब आपको पता है लोकतंत्र में क्या होता है, जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो पर्टिकुलर प्रॉपर रूप में भागीदारी करते हैं, प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में उपनिवेशवाद के बारे में सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, बिल्कुल सही। उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। भारत पहले किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का, और निषेधवाद ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपनिवेशिक शासन के तहत भारत के एकीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं था। कौन सा नहीं था, सामाजिक और सांस्कृतिक बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण हम लोग का एकीकरण हुआ। आर्थिक था, राजनीतिक था और प्रशासनिक था। आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारक थे जिनके कारण भारत का एकीकरण हुआ था। यहाँ पे क्या पूछा गया, भारत के एकीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं था। नहीं था तो क्या होगा, ऑप्शन ए, सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं था। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट,
वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? वर्ण व्यवस्था, अब ये आपकी यूनिट सेकंड आ गई है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? ऋग्वेद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके लगभग 93 क्वेश्चन मैंने यूनिट फर्स्ट से लिए हैं। एक एक वर्ड को मैंने वहाँ पे जितना टॉपिक दिया है उसको अच्छे से उसके सारे एमसीक्यूज मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड कराए। अब आपकी यूनिट सेकंड आती है। यूनिट सेकंड में भी जितने आपके टर्म और वर्ड्स दिए गए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका लिया है। तो वर्ण व्यवस्था को ले किस प्राचीन ग्रंथ में? ऑप्शन है ऋग्वेद। नेक्स्ट, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख कार्य क्या था? क्या सबसे? शासन और युद्ध करना। जो क्षत्रिय था उसका काम था शासन और युद्ध करना। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार एक प्रकार का नहीं है? कौन सा नहीं है? वंश परिवार परिवार का एक प्रकार नहीं है। संयुक्त परिवार ऐसे टाइप नहीं है तो पूछते उसके कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ। तो फैमिली के परिवार के कितने टाइप्स होते हैं? संयुक्त परिवार, एकल परिवार और विस्तारित परिवार, ये टाइप है। लेकिन वंश परिवार कोई टाइप नहीं है फैमिली का। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अलावा समाज में कौन सी अन्य सामाजिक इकाइयां महत्वपूर्ण होती थी? कौन सी होती थी वर्ण व्यवस्था के अलावा? राज्य, ग्राम, धर्म सब होते थे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किस शासक ने वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी थी? किसने दी थी? अशोक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने जाति को एक सामाजिक विभाजन के रूप में परिभाषित किया? किसने किया था? मनु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परिवार की अवधारणा का विकास किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पे। परिवार की अवधारणा का आर्थिक स्थिति, सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास, तीनों पे करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय समाज में परिवार की क्या भूमिका है? भारतीय समाज में परिवार की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है दोस्तों? ये ऊपर आ गया। ये भारतीय समाज में परिवार की क्या भूमिका है? उपरोक्त सभी। शिक्षा प्रदान करना, आर्थिक सहायता देना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी से राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने जाति व्यवस्था को एक सामाजिक विभाजन के रूप में संस्थागत बनाया? किसने बनाया? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण समाज में सबसे नीचे माना जाता है? ऑप्शन डी शूद्र। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा आपका सही है? ऑप्शन ए, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था सामाजिक पदानुक्रम का एक कठोर ढांचा है। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। ऑप्शन ए एकदम सही। नेक्स्ट, भारत में जाति व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव क्या था? क्या था? ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता बनी रही। भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसमें शुरुआत से ही सामाजिक असमानता बनी हुई है जाति व्यवस्था में। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था में वर्ण क्या है? एक सामाजिक समूह है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च वर्ण कौन सा था? ऑप्शन ए ब्राह्मण। भारत में जाति व्यवस्था के अंतर जाति विवाह पर क्या प्रभाव पड़ा? जाति व्यवस्था के अंतर जाति विवाह पर क्या प्रभाव पड़ा? अंतर जाति विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय समाज में जो परिवार है एक महत्वपूर्ण संस्था क्यों है? परिवार भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था क्यों है? उपरोक्त सभी है इसका। यह आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, बिल्कुल। ये सामाजिक संबंधों का केंद्र भी है परिवार। ये सांस्कृतिक मूल्यों का केंद्र भी है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, एक फैक्ट ये भी है कि आप जब कोई क्वेश्चंस देखते हैं ज़्यादातर परसेंटेज ये होता है कि अगर उसमें आपका ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया है तो वही सही होता है। अब 98% ये कंडीशन लागू होती है, 2% गलत हो सकता है, लेकिन 98% ऐसा होता है। ऑप्शन डी इज आपका राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट, परिवार के प्रकारों में कौन सा प्रकार सबसे आम है? कौन सा सबसे आम है? बी। हम लोग के यहाँ इंडिया में संयुक्त फैमिली ज़्यादा देखी जाती है, ज्वाइंट फैमिली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के लाभ क्या हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आर्थिक सुरक्षा भी, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। हम लोग की ज्वाइंट फैमिली में ये होता है, आर्थिक सुरक्षा भी। किसी जैसे ज्वाइंट फैमिली में किसी एक पर्सन की इनकम कम है तो दूसरी फैमिली सपोर्ट करती है। सामाजिक सुरक्षा भी रहती है। एकता में अनेकता कहा गया, जैसे आपको पता है।
और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी होती है। नेक्स्ट, भारत में परिवार के बदलते स्वरूप के कारणों में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन डी सभी है उपरोक्त, शहरीकरण भी, शिक्षा भी, आर्थिक विकास भी। अब जॉइंट फैमिली थोड़ी कम होने लगी हैं, इसका सबसे ये तीनों कारण हैं उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां होती हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल उपरोक्त सभी, शहरीकरण भी, शिक्षा भी और आर्थिक विकास भी। ये आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन हैं, आंसर उनका सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, लेकिन क्वेश्चंस का पूछने का तरीका अलग है, तो आप दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ये वैसे होता तो ऐसे है, लेकिन पता नहीं इसमें ऐसे क्यों हो जाता है टाइपिंग में। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब दो बार पैदा हुई जातियों से था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? जाति प्रथा की अनुपस्थिति का। तमिल साहित्य में आपको जाति प्रथा वो बताता है कि जाति प्रथा आपकी अनुपस्थित थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शब्द मातृवंशी और पितृवंशी किससे संबंधित है? ये आपकी वंशानुक्रम की रेखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक हिंदू विवाह समारोह में अनुष्ठान प्रदर्शनों की एक श्रृंखला होती है जो है, ये आपको जो हम लोग के यहाँ शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, उनमें ये पांचों काम होते हैं। आप इनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले क्या होता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि यहाँ पे 3 ये वाला होगा ACDE। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये देखिए, सबसे पहले कन्यादान, फिर विवाह हवन, फिर पाणी ग्रहण और फिर सप्तपदी। ठीक है दोस्तों, ACDE सबसे पहले ए होता है, ए, उसके बाद आपका क्या होता है? C विवाह हवन, फिर आपका होता है D पाणी ग्रहण और फिर आपका होता है E सप्तपदी, और यहाँ मैंने लिख दिया है वो। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई है क्या? सी, ऑप्शन सी परिवार। नेक्स्ट, जाति और आर्थिक सीमाएं पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी FG बेली। नेक्स्ट, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, क्या है? MN श्रीनिवास। बुक्स का नाम पढ़ लीजिएगा अच्छे सा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक, तुलनात्मक और एकीकृत दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था का अध्ययन किया? किसने किया? ऑप्शन डी मैंने अभी आपको बताया था, GS घुर्रे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किसने कहा कि जाति व्यवस्था द्वारा वर्ग संबंधों को वैधता और स्वीकृति मिलती है? किसने कहा? बी कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था प्रकृति में पदानुक्रमिक है। दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फैक्ट मैंने लिख दिया है। जाति व्यवस्था एक सामाजिक पदानुक्रम है जो भारतीय समाज में जन्म के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करती है। ये व्यवस्था धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित है। नेक्स्ट, जातिवाद का मतलब है क्या है? ऑप्शन बी अपनी जाति के पक्ष में अथवा अन्य जातियों के विरुद्ध पूर्वाग्रह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जातिवाद ये है, ऑप्शन बी, अपनी जाति के पक्ष में तथा अन्य जातियों के विरुद्ध पूर्वाग्रह। नेक्स्ट, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? ऑप्शन बी GS घुर्रे। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? रंग और सौंदर्य जाति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सेकंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, शब्द दलित इंगित करता है किस ओर आपको इंडिकेट करता है, इशारा करता है? ऑप्शन बी उत्पीड़ित एवं शोषित। दलित आपका उत्पीड़ित और शोषित। नेक्स्ट, कौन जाति को भारतीय समाज की खंडीय व्यवस्था के रूप में देखा जाता है? कौन जाति को, किस जाति को, किसने ये बोला है? मतलब कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो जाति को भारतीय समाज की खंडीय व्यवस्था के रूप में देखता है? कौन? MN श्रीनिवास। निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? बहिर्विवाह। ऑप्शन सी गा। नेक्स्ट, जातीय स्तरीकरण की प्रणाली आधारित है किस पे है? चतुर्वर्ण पे। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, MN श्रीनिवास के अनुसार जातीय व्यवस्था की वास्तविक इकाई है क्या है? उपजाति। ऑप्शन सी जो है आपकी जातीय व्यवस्था की वास्तविक इकाई है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी
ज्योतिबा फूले ने आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह आपका यूनिट सेकंड का लास्ट के टॉपिक है, देखिएगा उसमें साफ साफ दिया हुआ है सत्यशोधक समाज। तो जो आपका सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपरोक्त सभी, शिक्षा का प्रसार भी, सामाजिक सुधार भी, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी। इसलिए राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज ने किस वर्ग के उत्थान के लिए काम किया? शूद्र और दलित वर्ग के लिए इन्होंने उत्थान का काम किया। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फूले किससे संबंधित थी? ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज से। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की बॉम्बे शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये चारों व्यक्तियों के नाम इसमें आते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। ABCD सभी के द्वारा स्थापित की गई थी बॉम्बे शाखा। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? किसकी? सत्यशोधक समाज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और 1873 में की थी। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी, श्री नारायण गुरु ने दिया था। और ये भी क्वेश्चन आता है श्री नारायण गुरु किस जाति के समर्थन में थे या वो किस जाति के थे? तो ये एछावा जाति से थे। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु आंदोलन किस राज्य में उभरा? किस में उभरा था? केरल में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्री नारायण गुरु आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितों और निम्न जातियों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु ने कौन सा संगठन स्थापित किया? कौन सा संगठन स्थापित किया था? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसका शॉर्ट फॉर्म SNDP। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिएगा। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है यही आते हैं पेपर में रिपीट होकर, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु ने समाज सुधार के लिए कौन से विचारों का समर्थन किया था? कौन से? उपरोक्त सभी, जातिगत भेदभाव खत्म करना, शिक्षा ज्ञान को बढ़ावा देना, समानता और सामाजिक न्याय को स्थापित करना, इसलिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने श्री नारायण गुरु से कब मुलाकात की? 1925 में की थी, और ये फैक्ट है, ये भी पढ़ लें आप। महात्मा गांधी ने श्री नारायण गुरु से 12 मार्च, कहीं कहीं 13 मार्च लिखा हुआ है, दोनों डेट लिख के आ जाती है, 12 मार्च या 13 मार्च 1925 से मुलाकात की थी। यह मुलाकात केरल के वर्कला में स्थित शिवगिरी मठ में हुई थी। केरल में हुई थी, शिवगिरी मठ में। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए किस पर जोर दिया? किस पे जोर दिया था? निम्न जाति जो थी किस पे? शिक्षा और धन पे। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा इनका फेमस नारा पेपर में आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है? एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु ने कौन सी रचनाएं लिखी? कौन सी लिखी थी? ऑप्शन ए कविताएं, भजन और दार्शनिक रचनाएं। नेक्स्ट, श्री गुरु ने कौन से आश्रम स्थापित किए? शिवगिरी आश्रम और अलुवा आश्रम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्री नारायण गुरु ने समाज में समानता और सुधार के विचारों का प्रसार करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? कौन सा किया था? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, SNDP इसका शॉर्ट फॉर्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में निम्न में से किसके अरविपुरम आंदोलन चलाया? किसने चलाया था 1888 में? ये भी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट, वर्ष 1902 और 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन सी, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु, यहाँ पे श्री नहीं लिखा हुआ है, श्री नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन डी, केरल में। नेक्स्ट, ये भी आपका टॉपिक है, आपका यूनिट सेकंड में लास्ट में दिया हुआ है स्वाभिमान आंदोलन, उसमें इतना ही लिखा हुआ है सेल्फ वाला करके। तो अब हम बात करते हैं स्वाभिमान आंदोलन की। इसके भी लगभग 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? ऑप्शन सी, EV रामास्वामी नायर के द्वारा। ये फैक्ट है, आप इन्हें पढ़ लें। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत V रामास्वामी नायर, इन्हें पेरियार भी कहीं के लिख के आता है, 1925 में तमिलनाडु में की थी, तमिलनाडु में। श्री नारायण गुरु कहाँ के थे? कहाँ ने किया था आंदोलन? केरल में। V रामास्वामी नायर का पेरियार ने, तमिलनाडु में, 1925। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था के कारण जो निचली जातियां थी उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाना और निचली जातियों को समाज में बराबर समानता का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। और
वी रामास्वामी नायक के साथ एक नाम और आता है जिन्होंने प्रॉपर उनके साथ आंदोलन में सहभागिता दिखाई, वो कौन थे? एस रामनाथन ने। इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेरियार ने उन्हें तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया था। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये भी स्वाभिमान आंदोलन के। नेक्स्ट, डैश के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति बेटों के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति में ये दिया गया है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति है वो बेटों में समान रूप से विभाजित की जाती है। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। नेक्स्ट, एक इकाई, एक रिश्तेदार समूह, जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह को कहा जाता है क्या? अंतर्विवाह। अंतर्विवाह। नेक्स्ट, संस्कृत शब्द में जो कुल शब्द है, संस्कृत शब्द का जो कुल शब्द है किसको परिभाषित करता है? ऑप्शन बी, परिवार को। नेक्स्ट, 165 नंबर का प्रश्न, एकलव्य किस श्रेणी का था? ऑप्शन डी, निषाद। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों को किसमें संलग्न होना था? किसमें? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, वेदों का अध्ययन, बलिदान करना और दान देना। ये आपके क्षत्रियों का काम था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुस्मृति में चांडालों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, उन्हें गांव वालों के पुराने कपड़े और सीपियों से बने आभूषण पहनते थे। गलत, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं। बाकी आपका ए बी डी बिल्कुल सही है चंडालों के लिए, जो मनुस्मृति में कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षत्रियों का व्यवसाय था? कौन सा था? यज्ञ करना, दान करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्षत्रियों का काम था। नेक्स्ट, वन में रहने वाले या शिकार करने वाले समुदाय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, निषाद। किस विदेशी यात्री ने अपने विवरण में लिखा है कि अछूतों को सड़कों पर ताली बजानी पड़ती थी ताकि लोग उन्हें देखने से बचें? ये किस विदेशी यात्री ने कहा है? ऑप्शन ए, फाहियान, या दोनों ऑप्शन लेके आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं को उनके विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहारों को रखने की अनुमति दी जाती थी, मतलब अनुमति थी, उसको क्या कहते थे? स्त्री धन कहा जाता था। दोस्तों, ये महिलाओं के ऊपर भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है वुमेन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हर टॉपिक से मैंने यहाँ पे लिए और लगभग 171 क्वेश्चन थे। आप इन्हें पूरे 171 क्वेश्चन को आप 1-2 बार अच्छे से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका आने वाला पेपर जो है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ वो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने अच्छे से एक बुक्स पढ़े, जितने प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको मैंने बहुत अच्छे से देखा, उन सबको मैंने यहाँ पे लिया हुआ इंपॉर्टेंट। थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए। आज के क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ लग सकते हैं क्योंकि जो आपका पिछला पेपर था वो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं आया था, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देते हैं वो थोड़ा हट के पेपर था, इसलिए आज का मैंने थोड़ा हट के क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपका आने वाला पेपर अच्छा हो। अभी आपकी यूनिट थर्ड भी मैं अपलोड कर दूंगी, ये फर्स्ट और सेकंड है, यूनिट थर्ड की वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। आज आप ये पढ़ें। कोई भी क्वेरी हो दोस्तों मुझे कमेंट के रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।